एक बड़े गर्व और सम्मान की बात है कि मैं चौधरी महाराज सिंह भारती की जो लेगेसी है उसका एक हिस्सा हूँ। जो एक जातिगत जो बंधन है उसको वो हमेशा से तोड़ना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने भारती उपनाम लिया, जिससे भारती का मतलब है एक भारतीय। अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक ज्ञान कैसे पहुँचाएं, बस उनके जीवन का यही एक लक्ष्य मुझे हमेशा दिखाई दिया। कोई ऐसा वाक्य याद हो कि जब उन्होंने आपको डांटा हो? जब कोई आपको ये कहता है कि चौधरी महाराज सिंह भारती के आप पुत्र हैं, तो कैसा महसूस होता है? फिर जब अगला चुनाव 1967 में आया, मेरठ लोकसभा, जो ना पहले कभी जाटों की थी ना आज जाटों की है, और दिन भर वो गांव देहातों में अपना प्रचार करते थे। अबव द कास्ट, अबव द रिलीजन, लोगों ने उन्हें प्यार दिया और उन्होंने मेरठ से उनको एमपी बनाया। नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज पॉडकास्ट में हमारे बीच मंच पर चौधरी मनीष भारती जी हैं, और जब भारती जी का हम नाम सुनते हैं तो क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, पुरोधा, जिन्होंने देश के लिए काम किया, शोषितों के लिए काम किया, दलितों का काम किया, पीड़ितों के लिए काम किया, ऐसे चौधरी महाराज सिंह भारती जो मेरठ के सांसद भी रहे। आज उनकी जयंती भी है और उनकी जयंती पर हमारे बीच उनके पौत्र मनीष भारती जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। साथियों, मैं आपको बता दूं कि चौधरी महावीर सिंह भारती मेरठ के अरनावली गांव के रहने वाले थे, और चूंकि 1918 में आपका जन्म हुआ, आपकी पढ़ाई लिखाई मेरठ के देवनागरी डिग्री कॉलेज में हुई। डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर की परीक्षा पास करने के बाद आप, चूँकि उस समय देश गुलाम था, ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था, वो स्वतंत्रता संग्राम में जाकर कूद जाते हैं और देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं। उनका भी सपना था कि देश आज़ाद हो और ऐसा देश बने, जब कहते थे कि देश सोने की चिड़िया है, ये देश कृषि प्रधान देश है, तो ये देश विकसित हो। हालांकि देश आज़ाद हुआ और वो चूँकि पहले कांग्रेस में थे, फिर 1952 में उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ रहे, सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बने। 1957 में वो एमएलसी बने उत्तर प्रदेश विधान परिषद से, और 1967 में इसी मेरठ लोकसभा से वो सांसद बने। तो आज उनके पौत्र मनीष भारती जी, हम उनसे जानेंगे कि वो जो लोकप्रिय नेता थे, उनका जो विजन था, उनके विजन के बारे में। चूँकि दादा और पोते का इतना प्रेम का संबंध होता है, दादा पोते से हर वो बात शेयर करते हैं जो बेटे से नहीं कर सकते। तो मनीष जी, आज चूँकि चौधरी महाराज भारती जी का आज जन्म भी है, जन्म उनकी जयंती है, और जो उनके चाहने वाले हैं वो जयंती मना रहे हैं। जब हम बात करते हैं अर्चव संघ की, तो वो इस दिन को जयंती न करके विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, तो त्योहार के तरह। तो उनके बहुत सारे किस्से हैं। चूँकि उन्होंने किसानों के लिए काम किया, लगभग 26 पुस्तकें उन्होंने लिखी, लगभग 16 देश की यात्रा उन्होंने की। बताते हैं कि आजकल के जो पॉलिटिकल लोग हैं वो तो अगर भारत सरकार में किसी पद पर हैं तो सरकारी पैसे से यात्रा करते हैं, लेकिन उन्होंने उस समय, जो मैंने पढ़ा है, 38,000 रुपये खर्च किए और 16 देशों की यात्रा की, वहाँ से किसानों से वहाँ की बहुत सारी जानकारी जुटाई, फिर यहाँ किताबें लिखी। तो आज आपसे जानना चाहेंगे उनके बारे में, क्योंकि आप उनके पोते हों और पोते को बाबा के बारे में बहुत सारी बातों का पता होता है। ये बात सही है कि मैं कहूँगा कि साहब, ये एक बड़े गर्व और सम्मान की बात है कि मैं चौधरी महाराज सिंह भारती की जो लेगेसी है उसका एक हिस्सा हूँ। हालांकि उनकी लेगेसी तो वो पूरा अर्जक समाज है, जिसको उन्होंने अपने पूरे जीवन अपने खून पसीने से सींचा, और विज्ञान की एक ऐसी अलख उस निचले तबके में समाज के, जो अंधविश्वास और पाखंड से आज भी हम देखते हैं कि किस तरीके से वो घिरा हुआ है, उन लोगों के बीच में विज्ञान को, वैज्ञानिक सोच को बढ़ाने में जो उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया, तो उस लेगेसी को तो वो पूरा समाज आज की तारीख में जीता है। मैं भी उसका एक अंश हूँ। और जहाँ तक सवाल चौधरी महाराज सिंह भारती का एक विचारक के तौर पर है, तो हम सब जानते हैं कि वो समाजवादी विचार के व्यक्ति रहे, और 1932 में स्कूल पूरा करके जब उन्होंने हाई स्कूल किया देवनागरी डीएन कॉलेज से, उसके बाद ही वो आज़ादी के आंदोलन में कूद गए थे। और जो ये भारती टाइटल है, ये भी उन्हें उसी स्कूली टाइम पे उनको मिला, क्योंकि उस दौर में जिस तरीके से वो गांधी जी के मूवमेंट की बात करते थे और
देश की आज़ादी की बात करते थे तो बच्चों ने जैसे चिढ़ाते हैं, किसी को चिढ़ाने के लिए जैसे कह देते हैं, बोले हाँ तू ही एक भारतीय आया और तू कुछ नहीं। तो इस तरीके से पहले उन्होंने जो चिढ़ उनकी बनाने की कोशिश की, उसको उन्होंने उपनाम की तरह लिया। और क्योंकि समाजवादी व्यक्ति थे और उनके विचार पूरी तरह से उसी पे आधारित रहे, समाजवाद का जो मूल दर्शन है, तो वो जो एक जातिगत जो बंधन है उसको वो हमेशा से तोड़ना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने भारतीय उपनाम लिया, जिससे भारतीय का मतलब है एक भारतीय जो भारत का रहने वाला है, जिसकी ना कोई जाति से आप पता कर सकते हैं ना धर्म का पता कर सकते हैं। HSRA से भी क्योंकि वो जुड़े हुए थे और भगत सिंह के जो क्रांतिकारी ग्रुप था वो उसके भी सदस्य रहे। बल्कि एक किस्सा था जो ताउम्र उनके हाथ पे कुछ निशान थे असल में, तो पूछते थे भी एक निशान किस थे, तो वो बताते थे कि एक बार देसी कट्टे को टेस्टिंग कर रहे थे और वो नाल फट गई तो वो छर्रे उनके हाथों में आ गए। और हमारे एक फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे विपिन बिहारी बॉस, तो वो क्योंकि तब अंग्रेज़ों का टाइम था, देश आज़ाद तो हुआ नहीं था, तो वो घर पे आके उन्होंने ऑपरेशन किया था और तब जाके उनका, पर उसके निशान उनके साथ हमेशा रहे। तो एक समाजवादी दर्शन, एक वैज्ञानिक विचार, समाज में बराबरी की लड़ाई, शिक्षा की अलख जगाना और लोगों को हर तरीके से अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक ज्ञान कैसे पहुंचाएं, बस उनके जीवन का यही एक लक्ष्य मुझे हमेशा दिखाई दिया। जैसे चूँकि 95 में उनकी डेथ हुई है जी, तो आपसे उनकी क्या क्या बातें होती थी? आप उनसे मतलब क्या इच्छा होती थी कि मैं बाबा जी से बात करूं, और वो आपको क्या बताते थे? ब्रिटिश हुकूमत की बात कुछ होती हो कि अंग्रेज कैसे थे? मेरी असल में उनसे बहुत ज़्यादा तो बातचीत इसलिए नहीं हो पाती थी क्योंकि हम लोग गांव में रहते थे और 1972 के 73 के आसपास बाबा जी जो है वो अर्जक संघ के मूवमेंट में पूरी तरह से चले गए थे और उनका जो कार्य क्षेत्र रहा वो मध्य यूपी, पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड, वो पूरा एरिया रहा और उन्होंने मरते दम तक वो उसी एरिया में सक्रिय रहे। तो कभी कभी आते थे, मेरठ उनका आना बहुत कम होता था, लेकिन जब आते थे तो हम उनसे मिलने भी जाते थे और उनसे जब बातचीत होती थी तो वो हमेशा एक ही कोशिश करते थे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उनसे सवाल करें, क्योंकि वो सवाल पूछने पे बड़े खुश होते थे। अच्छा, उनको कोई व्यक्ति जो उनसे सवाल पूछे तो वो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। तो हम भी हम बचपन में थे तो मुझे आज भी याद है, बल्कि उनकी एक बात मैंने एक बार उनसे पूछा, मैंने कहा बाबा जी ये बताएं कि ये समाजवाद और साम्यवाद, कम्युनिज्म और सोशलिज्म, इसमें फ़र्क क्या है? तो हंस के बोले तू अभी छोटा है, समझ नहीं पाएगा, लेकिन इतना समझ ले कि जहाँ कम्युनिज्म ख़त्म होता है वहाँ से सोशलिज्म शुरू होता है। तो इस तरह की बातें हुआ करती थी। और मेरी जो उनसे बिल्कुल आखिरी जो उनसे मेरी बात हुई, उनकी मृत्यु से बहुत पहले की बात, मतलब मुश्किल से 1 महीने पहले की बात थी। मैं MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली उस वक्त नौकरी कर रहा था, तो मेरठ आया तो उनसे मिलता हुआ गया, तो मुझसे बोले भाई अब तो तेरी नौकरी भी लग गई, पढ़ाई पूरी हो गई, शादी कर ले। तो मैंने कहा भाभी अभी तो नौकरी लगी है। बोले हाँ तो उम्र पे ही हर चीज़ अच्छी लगती है। तो वो मेरा उनका आखिरी मैं कहूँगा संवाद रहा। और कोई ऐसा उसके 1 महीने बाद ही उनकी डेथ हो गई। कोई ऐसा वाक्य याद हो कि जब उन्होंने आपको डांटा हो? नहीं, ऐसा तो कुछ याद नहीं आता, क्योंकि उस तरह के चीज़ें कभी आई नहीं मेरे जीवन में क्योंकि वो अक्सर बाहर ही रहते थे। वो तो कभी उन्होंने, जहाँ तक मुझे याद है, मेरे पिताजी को कभी नहीं डांटा, मेरी बुआ को कभी नहीं डांटा। वो उस तरह के पिता नहीं थे। समझाते थे, अपनी बातों को कहते थे और बच्चों को ये अधिकार भी देते थे कि वो बात कहें। जब कोई आपको ये कहता है कि चौधरी महाराज सिंह भारती के आप पुत्र हैं, तो कैसा महसूस होता है? निश्चित तौर पर एक गर्व की अनुभूति है, क्योंकि जिस तरीके का उनका दर्शन रहा, जिस तरीके का उनका जीवन रहा, हर कोई व्यक्ति उस तरह से जी नहीं सकता।
मैं भी अगर कोशिश करूं तो शायद ना जी पाऊं, क्योंकि देश समाज में अगर आप गौर से देखें तो दो तरह के लोग होते हैं राजनीति में भी, खास तौर पर। एक वो होते हैं जो खुद के लिए और परिवार के लिए जीते हैं, और एक वो होते हैं राजनीतिक जो समाज के लिए जीते हैं। मुझे गर्व है कि मेरे दादा परिवार के लिए तो कभी नहीं जिए। उन्होंने परिवार के लिए कभी कुछ ऐसा नहीं कहा जिसको हम कह सके कि वो सजो के गए हमारे लिए। लेकिन हाँ, उन्होंने जो कुछ समाज के लिए दिया, जो कुछ समाज को के लिए किया, उस पर मुझे गर्व है। मनीष जी, जब हम आज के दौर की राजनीति देखते हैं, ये कुछ ऐसा ही है जैसे गांधी ने कभी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। महात्मा गांधी से बड़ा तो कोई नहीं है। बिल्कुल। गौतम बुद्ध ने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। मैं उनसे उनका कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, या एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ कि ऐसे लोग समाज में होते हैं, और ऐसे ही लोग दूसरों के लिए आदर्श बनते हैं। वो जो व्यक्तिवाद की राजनीति करते हैं, पारिवारिक राजनीति करते हैं, अपने लिए स्वार्थ की राजनीति करते हैं, मैं उन्हें कोई बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ नहीं मानता। इसीलिए जब मैं अपने दादा के बारे में सोचता हूँ तो मुझे गर्व होता है। जो आज की राजनीति है जी पैसे की है, जनबल की है जी और वो दौर 1967 का, जी जब देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद में एक पार्टी का पूरे देश में साम्राज्य था, जी चाहे स्टेट की बात करें चाहे सेंट्रल की बात करें। जी और उस दौर में एक ऐसा पुरोधा, एक ऐसा योद्धा राजनीतिक, जब हम जनरल शाहनवाज खान की बात करते हैं, क्योंकि उनका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा था। बिल्कुल। वो बहुत बड़ी आज़ाद हिंद फौज के जनरल थे। 1952 में जीत जाते हैं, 57 में जीत जाते हैं, फिर वो 62 में जीत जाते हैं। 62 और जब 67 का चुनाव आता है जी तो एक तरफ चौधरी महाराज सिंह भारती और एक तरफ बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नाम, जी बड़े नेता शाहनवाज खान, और आप उस पार्टी के चुनाव लड़ते हैं जिसका वर्चस्व था। जी और आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की एक पार्टी सोशलिस्ट, जिसमें आपको बहुत सारा काम करना पड़ता था, और उस चुनाव में आपको उम्मीद है कि इतनी बड़ी ताकत के साथ में चुनाव जीतना कैसा व्यक्तित्व होगा? देखिए, अगर मतलब मैंने तो सुना ही है, मैं तो बचपन से सुन के बड़ा हुआ हूँ उन किस्सों को। जनरल शाहनवाज साहब एक बहुत बड़ी फिगर थे, आज भी हैं, और देश को बड़ा गर्व है उन पे। उन्होंने एक अच्छे देशभक्त रहे, और पॉलिटिकली भी वो बहुत, उन पे कोई वैसा आरोप नहीं है उस तरीके का। जनरल शाहनवाज से उनका जो पहला मुकाबला हुआ वो 1962 में हुआ। अगर मैं बाबा जी की राजनीतिक जो यात्रा है, अगर उसको मैं शुरू से लेके चलूँ तो शुरू में तो वो कांग्रेस में ही थे, सभी लोग कांग्रेस में थे। उसके बाद जब गांधी जी ने इसका आह्वान किया कि अब कांग्रेस को टूट जाना चाहिए विचारधाराओं के आधार पे, तो कांग्रेस के अंदर क्लब हुआ करते थे। कम्युनिस्टों का अलग क्लब था, सोशलिस्टों का अलग एक क्लब था। नेहरू भी इनफैक्ट उस क्लब के मेंबर हुआ करते थे। तो जब गांधी जी ने ये कॉल दिया कि आपको अब कांग्रेस को इसको विचारधारा के आधार पर अब टूट जाना चाहिए, अलग अलग हो जाना चाहिए, तो जो समाजवादी क्लब था उसने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और ये बड़े फ़क्र की बात है कि मेरे जो दादा हैं चौधरी महाराज सिंह भारती, उस सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने बाद में कांग्रेस को छोड़ के सोशलिस्ट मतलब किया, लेकिन वो फाउंडर मेंबर हैं। लोहिया जी, आचार्य कृपलानी, आपके ये देवीलाल जी, ये सब लोग समाजवादी क्लब के धड़े के लोग थे। अर्जुन सिंह भदौड़िया कमांडर साहब, उनकी वाइफ, ये सब लोग, ये सांसद भी रहे उस वक्त इटा और पूर्वी यूपी से। जॉर्ज फर्नांडिस, मधुलिमे, तो ये बहुत बड़े बड़े नाम थे। और ये सब लोग उस वक्त जब अलग पार्टी बनी, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये सब लोग उसके फाउंडर्स मेंबर रहे। बाबा जी भी उनमें से एक थे। और जब पहला चुनाव आया 1952 में, तो मोदी नगर से वो पहला चुनाव लड़े एमएलए का जी, और उसमें वो हार गए। उसके बाद अगला चुनाव 57 का आया, विधानसभा का। विधानसभा और लोकसभा इकट्ठी चल रही थी। तो डॉक्टर लोहिया ने बाबा जी से कहा कि भाई महाराज सिंह, आप बहुत गजब के वक्ता हो, ओरेटर वो बहुत ज़बरदस्त थे। जिन लोगों ने, आज भी शायद कुछ लोग अभी मौजूद हैं ऐसे,
जिन्होंने बाबा जी को बोलते हुए सुना है। और उस ज़माने में लोग कहते थे या तो कृष्ण की बंसी में जादू था कि लोग रुक जाते थे, या महाराज सिंह की आवाज़ में वो जादू कि वो जहाँ एक बार खड़े होकर बोलना उन्होंने शुरू किया, लोग रुक जाते थे। उनके पास इतना एक शैली थी उनके पास भाषण की। तो लोहिया जी बोले कि भाई आप जीतो, लड़ोगे तो एक सीट जीतोगे, आप जिताओ, आप चुनाव लड़ाओ सबको, और आपको फिर एमएलसी के लिए हम तैयारी कराएंगे। तो 57 में बाबा जी को चुनाव की जिम्मेदारी दी गई यूपी की, और वही वो टाइम था जब पहली बार मुलायम सिंह यादव को टिकट दिया गया। इसीलिए मुलायम सिंह यादव भी हमेशा इस बात के लिए बाबा जी के बहुत मान सम्मान उन्होंने किया, ताउम्र उन्होंने किया इस बात को लेके। तो 57 का चुनाव वो नहीं लड़े, वो चुनाव प्रभारी रहे और चुनाव लड़े, और सोशलिस्ट पार्टी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस 1957 में की थी। राम स्वरूप वर्मा भी उसी ज़माने में पहली बार एमएलए चुने। 58 में फिर वो एमएलसी चुने गए, और 58 में एमएलसी चुनने के बाद जब अगला चुनाव 62 में आया, तो लोहिया जी ने कहा कि भाई आपको अब सेंटर में राजनीति करनी चाहिए और लोकसभा की तैयारी करिए। तो पहली बार 1962 में जनरल शाहनवाज के खिलाफ वो चुनाव लड़े, और जैसा मैंने सुना है कि बीबीसी ने भी उस चुनाव को कोट किया था। बहुत ज़बरदस्त चुनाव 62 में हुआ था, और बीबीसी ने कोट किया था कि भाई जो कुछ अच्छे चुनाव जो देश में हो रहे हैं उनमें से एक चुनाव मेरठ लोकसभा का है, और जहां एक तरफ जनरल शाहनवाज हैं और एक तरफ चौधरी महाराज सिंह भारती। जनरल शाहनवाज साहब कैबिनेट मंत्री थे, बहुत बड़ा रसूख था, फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम फाइटर बाबा जी भी थे, बट क्योंकि आज़ाद हिंद फौज का एक टैग था उनके ऊपर, वो बड़ी बात थी, और वो बड़ा कांटे का चुनाव हुआ। लेकिन उस चुनाव में बाबा जी हार गए। फिर जब अगला चुनाव 1967 में आया, तो दोबारा से लोहिया जी ने उनके ऊपर भरोसा किया और उन्हें मेरठ की जिम्मेदारी दी। और होता है राजनीतिक हलकों में, लोगों ने ये भी कहा कि भाई जब पिछली बार इतनी हवा थी नहीं जीते, भाई इस बार कैसे होगा। लेकिन ये आज भी एक जो लोग शोध करते हैं राजनीति पर, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा विषय हो सकता है कि वो समझें कि मेरठ न तब कभी, जैसे हम कहते हैं ना जातिगत बातें हम करते हैं आज की तारीख में, जाति के बगैर राजनीति नहीं करते। बिल्कुल। तो जो लोग ये कहते हैं कि जाति के बगैर राजनीति नहीं होती, उन लोगों को मेरठ लोकसभा के बारे में, उसके इतिहास के बारे में जानना चाहिए और उसको समझना चाहिए, शोध करना चाहिए कि किस तरीके से मेरठ लोकसभा, जो ना पहले कभी जाटों की थी ना आज जाटों की है, भविष्य का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज के भी परिसीमन में और पहले के परिसीमन में जाट का सो कॉल्ड जातिगत क्लेम कभी मेरठ पे नहीं था। लेकिन इसके बावजूद एक जाट गांव से, खेती किसानी के बैकग्राउंड से और आर्थिक रूप से, कोई समाजवादियों ने कभी पैसा तो कमाया नहीं। मैं आजकल के समाजवादियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन उस दौर के जो भी लोग थे, जितने भी समाजवादी थे, उनको सबको, आपको सभी को पता है इतिहास में कि वो लोग किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन यापन करा। तो एक सिर्फ एम्बेसडर कार सेकेंड हैंड उन्होंने खरीदी थी चुनाव के लिए। उसे अक्सर मीडिया वाले कहते थे खटारा एम्बेसडर कार लिख देते हैं। तो एक उनके पास एम्बेसडर कार थी, और एक बैटरी ऑपरेटेड माइक हुआ करता था जिसको वो कंधे पे लटका कर कहीं भी खड़े होकर अपना बात कही और फिर अपना गाड़ी में बैठे फिर आगे चले गए सभा। और दिन भर वो गांव देहातों में अपना प्रचार करते थे, रात को वो शहर में प्रचार करते थे। ये उनका एक सेट तरीका था। और 67 में उन्होंने ऑलमोस्ट डबल वोटों से जनरल शाहनवाज को हराया, एक इतिहास बना। और अभी भी किसी जाट के लिए, किसी राजनीतिक दल के लिए मेरठ पे जाट को कहना, हालांकि मैं कोई जातिगत आदमी नहीं हूँ, मैं किसी जातिगत संगठनों में भी नहीं जाता हूँ और मैं उन सब चीज़ों के कोई बहुत पक्षधर में भी नहीं रहता हूँ, लेकिन जो मौजूदा राजनीति है मैं उसके संदर्भ में ये बात कह रहा हूँ कि आज भी जाटों का कोई क्लेम नहीं है। लेकिन महाराज सिंह भारती किसी जाति के नायक नहीं थे। महाराज सिंह भारती किसी जाति को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, उन्होंने कभी नहीं किया।
वो उस समाज को रिप्रेजेंट करते थे जो दबा कुचला शोषित समाज है, कमीरा वर्ग है, उसको वो क्योंकि रिप्रेजेंट करते थे, इसीलिए उन्होंने उनको अबव द कास्ट, अबव द रिलीजन लोगों ने उन्हें प्यार दिया और उन्होंने मेरठ से उनको एमपी बनाया और उन्होंने भी उसका बहुत मान रखा। मेरी जानकारी में वो अकेले एमपी हैं आज भी जो अपने पूरे कार्यकाल में बतौर एमपी मेरठ में उन्होंने दिन बांटे हुए थे। जैसे घंटाघर पे जो एक कुंदन चाय वाले थे, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं उन्हें आज भी, उनके यहाँ वो बैठा करते थे। हर मेरे ख्याल से बुध का दिन उनका तय होता था। ऐसे ही शुक्र में वो बनिया पाड़ा, जो मोरी पाड़ा जो पुराना शहर है, वहाँ एक सोशलिस्टों का एक ऑफिस हुआ करता था पुराने ज़माने में, तो वहाँ बैठते थे बतौर सांसद। और इसी तरीके से उनके मेरठ में करीबन 4-5 अलग अलग ठिए थे। सबको पता था मेरठ में कि अगर एमपी साहब से मिलना है तो फला दिन को वो वहाँ यहाँ पे मिलेंगे, और वो जाते थे पूरे टाइम। चौधरी साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 16 देशों की यात्रा की जी, और अपने ही पैसों से की जी। तो इसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे, जो 16 देशों में यात्रा की, किस किस देश में गए, जो कि आपको ज़्यादा पता है? जी, एयर इंडिया का टिकट कराया था उन्होंने अराउंड द ग्लोब, और एक तरफ से चले वो और इधर से चक्कर लगाते हुए और फिर उधर से अमेरिका और अमेरिका से फिर जापान, मतलब हवाई और जापान और होते हुए थाईलैंड से फिर इंडिया। तो पूरे ग्लोब का उन्होंने चक्कर काटा। और भारत सरकार ने, क्योंकि वो एमपी थे उस वक्त, उन्हें ऑफ़र किया था कि आप जा सकते हैं, हम आपके कुछ खर्चे उठा सकते हैं, जिसको उन्होंने पूरी तरह से मना किया क्योंकि वो उनका पर्सनल ट्रिप था और उसका विषय था पूरी दुनिया में खेती और समाजवाद को समझना। तो खेती और अलग अलग समाजों में क्या दर्शन है, किस तरीके से सोशलिज्म किन किन मुल्कों में किस तरीके से काम कर रहा है, और दुनिया भर के जो किसान हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, किस तरीके से वैज्ञानिक आधार पे दुनिया के अलग अलग किसान खेती कर रहे हैं, क्या नई नई उपलब्धियां ले रहे हैं। तो उसके विषय को लेकर उन्होंने पूरी दुनिया का भ्रमण करा। और आजकल तो हम मोदी जी के बारे में सुन लेते हैं कि साहब वो होटल में नहीं ठहरते हैं, रात को चलते हैं। वो महाराज सिंह भारती अपने पूरे जीवन काल ही ऐसे चले, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर समाजवादी ऐसे ही करते थे कि जैसे अगर उन्होंने हिंदुस्तान में भी वो जाते थे, कहीं भारत में भी जाते थे, तो ट्रेनों का शेड्यूल ऐसा होता था कि रात को ट्रेन में सफ़र करें और दिन में उस शहर पहुंच जाएं और फिर रात को वापसी आ जाए। ऐसे ही इंटरनेशनल ट्रिप उन्होंने किया और अलग अलग मुल्कों से की एम्बेसीज़ को उन्होंने लिखा कि भाई मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मुझे कोई किसान का पता दें जिसके यहाँ मैं रह सकूँ। और किसानों के बीच में जाके वो रहे, उनकी फैमिलीज़ के बीच में रहे, एक कहीं 2 दिन, कहीं 1 हफ्ता। सबसे लंबा ट्रिप उनका अमेरिका में रहा और जापान में रहा। कोई किस्सा अमेरिका जापान का जो आपको याद हो, जो उन्होंने आपको बताया हो, आपसे कुछ शेयर किया हो? उनके बहुत सारे किस्से हैं, उन्होंने अपनी काफ़ी किताबों में भी लिखे हैं वो। जैसे कि एक बड़ा मज़ेदार किस्सा उनका था अमेरिका का। तो अमेरिका में, हालांकि उनकी बेटी अमेरिका में ही रहती थी उस टाइम पे, 1967 में उनकी शादी हो गई थी, जो मेरी बड़ी बुआ है आशा। तो लेकिन फिर भी वो उनके पास नहीं रहे, वो उनके यहाँ सिर्फ 2 दिन की विजिट पे गए और बाकी पूरा टाइम वो अमेरिका के एक किसान के यहाँ रहे। और वो किसान बड़े हंस के बताता था अपने एक फार्म के मैनेजर की तरफ को इशारा करके कि ये आदमी वो है जिससे मैंने फार्म खरीदा और इसने ये फार्म मुझसे खरीदा था। तो बाबा जी बोले भाई ये क्या इंटरेस्टिंग बात है। तो बड़ी अजीब बात थी। तो उन्होंने बताया कि साहब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे जब मंदी आई, तो बोले ये आदमी मेरे यहाँ जॉब पे था और जिस वक्त मंदी आई वो इतनी भयंकर वाली मंदी थी कि मैं इस आदमी की सैलरी नहीं दे पाया, और सैलरी के एवज में धीरे धीरे ये पूरा फार्म इसकी तरफ चला गया और मैं इसके यहाँ नौकर हो गया। फिर मैं इसके फार्म को सुपरवाइजर बन गया। बोले सैलरी ये भी नहीं मेरी दे पाया। तो धीरे धीरे ये फार्म वापस मेरे पास आ गया। बाय द टाइम वो मंदा खत्म हुआ, मैं इस फार्म का दोबारा मालिक हो गया। तो इस तरह की एक हंसी, मतलब छोटी छोटी बातें, पारिवारिक बातें, बेटी की शादी कैसे होती है, क्या होता है, अमेरिका के जो किसान हैं उनकी ज़िंदगी की क्या परेशानियां हैं, तो वो अनुभव सब उन्होंने फिर अपनी किताबों में, अपने भाषणों में साझा करा। और वो जो उनका ट्रिप था, उसी ट्रिप के बाद उन्होंने पहली बार इस देश में
एथेनॉल के बारे में बात की, बाकायदा एक किताब लिखी, गन्ना चीनी समस्या और समाधान। मेरी जानकारी में महाराज सिंह भारती वो पहले राजनेता हैं जिन्होंने एथेनॉल को लेके कहा कि साहब गन्ने का अगर एथेनॉल बनाया जाए, और ये बात मैं कर रहा हूँ 69 की, 67 68 की, तब उन्होंने एथेनॉल के बारे में बात की। ब्राज़ील में उस वक्त जो पूरा पोस्टल डिपार्टमेंट है वो एथेनॉल पे गाड़ियाँ वहाँ पे चलती थी, और वहाँ वो सब उन्होंने देखा और उसको समझा किस तरीके से क्या चेंजेस होते हैं, और बाकायदा फिर उसके ऊपर एक किताब लिखी, गन्ना चीनी समस्या और समाधान। और निरंतर उसके लिए वो कोशिश करते रहे, लोगों को बताते रहे। जब अजीत सिंह पहली बार उद्योग मंत्री बने तो उनको भी उन्होंने वो प्रपोजल दिया।